अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व थे, जिनका नाम पूरे बिहार में, साथ साथ पूरे देश में और विश्व में विख्यात है, वैसे लोगों का हम यहाँ पे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि इस वीडियो में हम जितने भी व्यक्तित्व है उनको हम शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, कि ताकि आपको कम से कम एक आइडिया हो जाए कि कितने लोग यहाँ पे काफी फेमस रहे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि महावीर, और उसका हम क्या करेंगे, सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। तो सीक्वेंस में क्या रहेगा कि उनसे आपको पता चल जाएगा कि उनके बाद कितना कौन आए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आते हैं कौन से, महावीर। महावीर जिनका जन्म जिन्होंने क्या किया, जैन धर्म की यहाँ पे स्थापना करी थी। वहां पे देखिए, जो महावीर जी का जन्म क्या हुआ था, 1540 ईस्वा पूर्व, ईसा पूर्व है। मतलब अभी कितना चल रहा है, अगर मान के चलिए 2026 चल रहा है, तो इसमें आप कितना करिएगा, 540 अगर ऐड कर दीजिएगा, तो यहाँ पे ईसा पूर्व मतलब ईसा पूर्व पूर्व की बात कर रहे हैं, तो 540 आप ऐड करिएगा, तब जाके इनका जो जन्म हुआ वो डेट निकलेगा। तो देखिए, यहाँ महावीर का जन्म 540 ईस्वा पूर्व वैशाली के समीप कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर जैन के जन्म कौन थे, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। वो 24वें नंबर पे, उनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। उन्हें 12 वर्ष की कठोर साधना के पश्चात रिजु पालिका नदी तट के जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे कैवाल्य प्राप्त हुआ। उसके बाद वो क्या हुए, 72 साल की उम्र में उन्हें उन्हें 1468 ईसा पूर्व पालापुरी नालंदा में मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इस दौरान महावीर स्वामी ने कई अनुयायी बने। यहाँ पे कई बार अनुयायियों के पूछ ले लेते हैं, जिनमें से उस समय के प्रमुख राजा कौन से, बिंबिसार थे जो उस समय के थे, कुणिक थे और चेटक भी शामिल थे। जैन समाज महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती मनाता है, जैसे कि महावीर जयंती पे हॉलीडे भी रहता है, और उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये महावीर जो जैन धर्म के स्थापना थे, उनका हमने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया। ताकि उसके बाद आते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध है, आप देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। तो इसमें भी आप कितना है, 2026 चल रहा है, तो 2026 प्लस 563 जोड़िएगा, तो इतने पहले उनका जन्म हुआ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता सुधोधन इक्ष्वाकु वंशीय शाक्य कुल के क्षत्रिय परिवार से संबंधित थे। उनकी माता का नाम महामाया था। 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात, मतलब वो घर से निकले, उसके बाद वो गया गए, बौद्ध गया, वहां पे 6 वर्षों तक की तपस्या की। उन्हें निरंजना नदी, जो कि गया में है, फल्गु नदी के तट पर मोक्ष वृक्ष पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहां पे अगर जाइएगा बौद्ध गया में, तो वहां पे एक पीपल का पेड़ भी मिलेगा, वहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति की। उन्हें चार सत्य, जो चार सत्य था उनका मूल मंत्र था, वहां पे यम अष्टनिक मार्ग का प्रतिपालन किया। और उन्हें 463 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिमाण प्राप्त हो गया। परिमाण मतलब क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। कब हो गई, कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पे, अभी उत्तर प्रदेश में। अब हम आते हैं आर्यभट्ट के ऊपर। तो आर्यभट्ट, आपने देखा होगा कि आर्यभट्ट ने, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, तो अब हम देखते हैं वो भी क्या थे, बिहार से रिलेटेड थे। आर्यभट्ट क्या थे, गुप्त काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री मतलब जो सैटेलाइट से रिलेटेड खगोल शास्त्री, और दशमलव और शून्य के आविष्कारक थे, जो दशमलव भी दिए और शून्य के आविष्कार, जिनका जन्म पाटलिपुत्र प्राचीन क्या कुसुमपुर में हुआ था। उनमें महान गणितज्ञ में बीज गणित की प्रारंभिक क्या थी, आधारशिला रखी। उन्हें प्राकृत, अभ्रंश और संस्कृत भाषाओं के साथ साथ वेद, उपनिषदों और दार्शनिक ग्रंथों के विद्वान माने जाते थे। आर्यभट्ट ऐसे नक्षत्र विज्ञानी थे जिन्होंने अपना पूरा आर्यभट्टनम में बताया कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। घूमते हुए सूर्य के मतलब सन है, या सन के चारों ओर वो चक्कर लगा रही है पृथ्वी। तो ये इंपॉर्टेंट थे। आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट कहाँ के थे, पाटलिपुत्रा के थे। उन्होंने क्या क्या दिया, दशमलव और शून्य का आविष्कार किया। उनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते चल रहे। उसके बाद आपने सुना होगा अशोक। तो अशोक क्या क्या था, पूरा ये अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश से उनका एरिया बहुत ज्यादा इन्होंने विस्तार किया था। यहाँ पे इसी कारण इनका नाम बहुत फेमस है। यहाँ पे देखिए अशोक, जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक, यहाँ पे देखिए जन्म दिया हुआ है 302 से आपको
232 ईसा पूर्व विश्व प्रसिद्ध और शक्तिशाली मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक का पूरा नाम देवांगना प्रिय अशोक मौर्य, राजा प्रिय दर्शनी अर्थात देवताओं के प्रिय था। अशोक अपने पिता बिंदुसार के बाद, जो बिंदुसार है, बिंदुसार के बाद मगध की गद्दी पर बैठे। इनके पिता का क्या नाम था, ये कई बार पूछ लेता, तो इनके पिता का नाम बिंदुसार था, जिनका शासनकाल यहाँ पे देख सकते हैं 269 से 233 ईसा पूर्व था। उनका साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश, हिंदू कुश मतलब क्या, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया है वहां तक फैला था। श्रेणियों को लेकर दक्षिण की गोदावरी नदी के दक्षिण में मैसूर, मैसूर जो आपका साउथ में है, तथा पूर्व में बांग्लादेश से लेके पश्चिम में अफगानिस्तान और इराक तक विस्तार था। 200, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। प्रजा के कल्याण के लिए अशोक बड़े पैमाने पर कार्य करवाए और भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का यहाँ पे स्टार्ट किया। उनके समय पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। यहाँ पे कई बार पूछ लेता है बौद्ध 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 जो का तृतीय तृतीय संगीति का आयोजन कब हुआ, तो ये आपको अशोक के काले कार्यकाल में आपको देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं चाणक्य, तो आपने चाणक्य का भी देख सकते हैं। तो चाणक्य थे एक आपके राजनीतिक गुरु थे। तो चाणक्य के बारे में, चाणक्य राजचंद्र गुप्त मौर्य के महामंत्री होने के साथ साथ उनके क्या थे, राजनीतिक गुरु और पथ प्रदर्शक भी थे, जो आपको बताते थे कब क्या क्या और कैसे करना है। वे कौटिल्य और विष्णु, ये कौटिल्य और विष्णु शर्मा के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका नाम कई बार पूछ लेता है, विष्णु शर्मा के नाम से कौन जाने जाते थे, चाणक्य जाने थे। उन्हें नंद वंश का नाश, उन्होंने नंद वंश क्या किया था, वो की राजा था जो सही से प्रजा को संभाल नहीं पाता था, उनको नाश करने के लिए उनको चंद्रगुप्त को आप वहां पे राजा बने। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को वहां के राजा बनाया। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस प्रकार अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। तो ये आपने चढ़ा के हम छोटे शॉर्ट में समझ रहे हैं ताकि आपको कम से कम समय में ज्यादा चीजें। तो उसके बाद ज्ञान वल्क्य, यहाँ पे ज्ञान वालक्य का वर्णन रामायण महाभारत अनेक महापुराणों में मिलता है। वे वेद के राजा जनक के साथ में, मतलब समझिए राजा जनक जो सीता जी के पिताजी थे उनके समकालीन थे। योग दर्शन में प्रणेता ज्ञान वालक्य के अनेक ग्रंथों की रचना की, वो जिन्हें ज्ञान वालक्य समृद्धि वेद वृदारण्यक और शतपथ ब्राह्मण में आदि में शामिल थे, ये ज्ञान वालक्य। उसके बाद देखते हैं शेरशाह। शेरशाह आपको ये जो मुगल काल के टाइम में आ गए। देखिए अफगान शासन, अब हम देखिए क्या थे, पास्ट में थे, अब हम क्या आ गए हैं यहाँ पे डायरेक्ट हमने क्या किया ईसा में, जो वहां पहले ईसा पूर्वी था। अब देखिए अफगान शासन शेरशाह, उनके मूल नाम क्या था, फरीद खान था। कई बार पूछ लेगा कि अफगान शासन शेरशाह का मूल नाम क्या था, तो ये कई बार क्वेश्चन भी आया कि फरीद खान था। उनका जन्म कहाँ पे, 1472 बाजवाड़ा पंजाब में होता। शेरशाह के पिता हसन खां सासाराम के जागीर थे, मतलब उनके जो पिता थे वो सासाराम जो बिहार में है, वहां पे क्या थे, जागीरदार थे। शेरशाह शुरू पहले बाबर के लिए सैनिक के रूप में, ये जो बाबर था वो सैनिक के रूप में काम करते थे। उसके बाद काम करता है जिन्होंने पदोन्नति कर सेनापति बनाया गया, उस पदोन्नति पर सेना, फिर बिहार का राज्यपाल उनको नियुक्त किया गया। 1579 में शेरशाह के चौसा का लड़ाई में हुमायूं का सामना करना, जिन्होंने शेरशाह विजयी बनाया। 1540 ईसा पूर्व में शेरशाह ने हुमायूं को सारा हिंद के युद्ध में पुनः पराजित कर बिहार छोड़ने पर विवश कर दिया। शेर खान की उपलब्धि लेकर संपूर्ण उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। शेरशाह से संबंधित जानकारी महत्वपूर्ण स्रोत अब्बास खान से शेरवानी में रचित तारीखे शेर शाही में यहाँ पे पूरा इनका विवरण किया गया। अब अगले में हम चलते हैं यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह आप जानते हैं कि जो पंजाब है सिख धर्म के 10वें गुरु है, और ये इसी कारण यहाँ पे आप
आप देखिएगा कि पटना में बहुत ज्यादा सिख धर्म के लोग आते हैं घूमने के लिए। वहाँ पे बहुत बड़ा एक गुरुद्वारा भी है। देखिए उसके बाद हम आते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह सिख सिख पंथ के क्या थे, 10वें और अंतिम गुरु थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब गुरु हम नहीं बनेंगे, जितने बन चुके हैं उनके ही आदर्शों का हम पालन करेंगे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1662 को बिहार के पटना साहिब में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना साहिब में। इनका पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था, ये भी याद रखिएगा, उनके पिता का नाम तेग बहादुर था। उन्होंने 1675 ईस्वा में अपनी गद्दी संभाली तथा 1708 में नांदेड़ में एक अफगान द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और 1708 में उनकी मृत्यु हो गई। और किसके द्वारा? अफगानियों के द्वारा। उन्होंने सिखों के लिए 5 कारगर केस, कंधा, यहाँ पे क से ही है सारा, केस हो गया, कंधा हो गया, कड़ा हो गया, कृपाल हो गया, कच्छा को अनिवार्य कर दिया। इसी कारण आप देखिएगा कि जितने भी सिख धर्म होते हैं वो सारे ये पांचों चीज यहाँ पे अनिवार्य रूप से सभी पहनते हैं, ताकि ये किस लिए देगा? उनकी सेफ्टी के, उन्हें खालसा पंथ की शुरुआत की गई। वो इनके द्वारा ही कौन सा खालसा पंथ किसने किया? गुरु गोविंद साहब ने द्वारा किया गया। उसके बाद सिख धर्म संप्रदाय रूप से परंपरा को समाप्त कर दिया। उनकी जगह पंथ साहेब को वही सिखों का गुरु मानने की सलाह दी। जो पंथ ग्रंथ के साहेब थे, ग्रंथ साहेब को ही मानने की सलाह दी। उन्होंने सिख सिख समाज के गुरु को मुगल साम्राज्य के संघर्ष करने के लिए तैयार किया। पाहुल प्रथा, दीक्षा का प्रचलन किया। मतलब वहां से जो मुगल थे, मुगल से परेशान होकर उन्होंने पाहुल प्रथा की यहाँ पे शुरुआत की थी। उसके बाद आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, आपको पता ही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? वो हमारे देश के क्या बने? प्रेसिडेंट भी बने। यहाँ पे देखिए राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने देश रत्न के भी नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 3 दिसंबर वहां पे 1884 के बिहार राज्य के सिवान जिले के स्थित जीरादेई नामक ग्राम में हुआ। तो यहाँ पे देखिए उनका जन्म जन्म कहाँ होता है? सिवान के जीरादेई में 1884 में हुआ, ये ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पे भंग आंदोलन से प्रभावित होकर 1906 में उन्होंने पटना कॉलेज के के हॉल में अपने नेतृत्व में बिहार छात्र सम्मेलन का अधिवेशन किया। और वहां पे क्या हुआ? छात्र यूनियन बनाने लगे। छात्र यूनियन भी काफी संघर्ष करते थे आजादी के लिए। वहां पे देखिए यहाँ पे 1910 ईस्वा पे गोपाल कृष्ण गोखले से मिलकर देश सेवा की ओर उन्मुख हुए। और यहाँ पे 1900 गोपाल कृष्ण गोखले से मिलकर उन्होंने देश सेवा के लिए। और उसके बाद देखिए 1917 में जो चंपारण वाला हुआ था, वहां पे के साथ यहाँ पे 1917 में महात्मा गांधी के साथ सक्रिय रूप से चंपारण सत्याग्रह में भाग भी लिए। और उसके बाद 1934 में कांग्रेस के 48वें अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। तो ये कोई बार पूछ लेता है कि कांग्रेस में अध्यक्ष कब चुने गए? तो 1934 में। और 1946-37 में उन्हें संविधान निर्मात्री सभा और अस्थायी अध्यक्ष की ओर संविधान निर्माण का महत्वपूर्ण यहाँ पे भूमिका निभाई। उन्होंने 3 बार भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और 1962 में भारत रत्न की उपाधि दी गई। और 1962 में उन्हें यहाँ पे उपाधि दी गई। और इनका जन्म कब हुआ था? यहाँ पे 1884 में उनका जन्म हुआ था। अब हम देखते हैं हसन इमाम। हसन इमाम के बारे में अभी देखिए, हसन इमाम भी एक फेमस व्यक्तित्व थे। अब देखिए हसन इमाम एक वरिष्ठ यहाँ पे वरिष्ठ और राष्ट्रवादी नेता था, जिनका जन्म 31 अगस्त 1831 को जिला पटना के नियोरा में हुआ था। उनके पिता इमदाद इमाम थे। उन्हें ये वर्ष 1912 में कोलकाता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी न्यायाधीश नियुक्त किए गए। ये इंपॉर्टेंट है, 1912 में उनको कोलकाता हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश घोषित किए गए तथा वर्ष 1921 में बिहार और उड़ीसा का विधान परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने असहयोग आंदोलन की विचारधारा को विरोध किया तथा खिलाफत आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन मतलब असहयोग का दोनों जो देश हित में थे उनका दोनों का पालन किया। 1930 में सविनय अवज्ञा में शामिल हो गए और पटना में गठित स्वदेशी लोगों को सचिव चुने गए। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे देखिए, उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और खादी के प्रयोग के लिए अभियान चलाया। उनसे पहले वो 1927 में बिहार में साइमन मिशन को बहिष्कार की सफलता में
वास्तविक सूत्रधार थे। ये सारे के सारे जो जो आजादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें वहां पे इमाम हसन का योगदान रहा। उसके बाद देखते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपने कई बार सुना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के भारत के प्रसिद्ध सांसद, शिक्षाविद, अधिवक्ता और पत्रकार थे। इनके साथ ही भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे ये। बंगाल, बिहार और बंगाल को पृथक राज्य के रूप में स्थापन करने वाले लोगों में उनका सबसे प्रमुख था। उन्होंने 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा अधिवेशन की अस्थायी अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त हुआ। ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने गवर्नर हाउस ऑफ लॉर्ड का सदस्य और प्रिंस काउंसिलिंग हेतु सदस्यता प्राप्त की गई थी। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के सत्येंद्र प्रसाद प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में उनकी नियुक्ति थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बंगाल के एडवोकेट जनरल थे। वह पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय की काउंसिलिंग के विधि सदस्य के रूप में प्रवेश करने का सम्मान प्राप्त है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लॉर्ड ने की उपाधि दी गई तथा अंडर सेक्रेटरी ऑफ द टेस्ट ऑफ इंडिया के बाद नियुक्त किए गए। 1919 में भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत 19 दिसंबर 1920 को उन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया और 1922 में उन्हें उस पद से त्याग दिए गए थे। उसके बाद हम आते हैं मौलाना मजहरूल हक। तो यहाँ पे देखिए कई बार पूछा जाता है मौलाना हुल का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो मौलाना मजहरूल हक का जन्म 22 दिसंबर 1869 के पटना जिले के ब्रह्मपुर थाने के मनेर में हुआ था। वे वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे और वहीं से उन्होंने संपूर्ण भारत को एक मंच में लाने का उद्देश्य अंजुम इस्लामिया नामक का गठन किया। उसके बाद देखिए भारत आने के बाद 1930 में छपरा नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए तथा 1909 में बिहार कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नियुक्त। 1 दिसंबर 1900 बिहार के होम रूल लीग की स्थापना के समय उन्होंने सभापति के रूप में चुना गया। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में उन्हें सक्रिय भूमिका रही। उन्होंने मदरलैंड नाम पत्र प्रकाशित किया। पटना में उन्होंने सदाकत आश्रम की नींव रखी। पटना में सदाकत आश्रम की तथा बिहार विद्यापीठ संस्थापक कुलाधिपति रहे। महात्मा गांधी ने उन्हें देश भूषण की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने उसे देश भूषण की। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर। आपको पता है कि ये कवि रहे और काफी आधुनिक युग के कवि रहे। तो देखिए राजधानी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। यो क्या करते थे, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख कवि, निबंधकार और उनका जन्म 23 दिसंबर 1908 को बिहार के राज्य के बेगूसराय जिलों में इसी सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। तो इनका कई बार पूछ लेता है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बेगूसराय में हुआ था रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने साहित्य के दोनों विधाओं गद्य और पद में तुलनीय प्रसिद्धि प्राप्त की। उनकी पहली पुस्तक प्रमाण पत्र उनकी हाई स्कूल पास करने के बाद ही प्रकाशित की गई थी। वो समझ सकते हैं हाई स्कूल के बाद ही प्रकाशित। उन्हें आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में जाने जाते हैं। जो वीर कर दे आपके खूनों में जो सीला बना दे। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। वो दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में भी, जबकि स्वतंत्रता राष्ट्र कवि के रूप में भी जाने गए। वो छायावादोत्तर कवित्व की पहली पीढ़ी के कवि थे। उसके बाद वे कविताओं की ओर विद्रोह, आक्रोश और शांति की पुकार से, दूसरी ओर कोमल सिग्रानिक भावनाओं की अभिव्यक्ति थी। इन दोनों प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलती है। ये 3 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए और ये 3 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। पहले वही लोग चुने जाते थे जिनके अंदर कोई क्षमता होती, लेकिन आजकल कोई भी चुनने जा रहे हैं। रोके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं देखिए रेणुका हो गया, उसके बाद हुंकार हो गया, रसवंती हो गया, चक्रवात हो गया, धूप छांव। ये कई बार पूछ लेता है धूप छांव किनका है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर का। कुरुक्षेत्र, उसके बाद यहाँ पे उर्वशी, हारे को हरिनाम, ये परशुराम की प्रतीक्षा, ये सारे के सारे ये आपको दिनकर के द्वारा। रेणुका, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, रेणुका हो गया, इंद्रगीत हो गया, हंकार हो गया, रसवंती, चक्रवात, धूप छाव, कुरुक्षेत्र, रसी मर्थी, ये सारे के सारे उनके द्वारा। उसके भिखारी सिंह ठाकुर, आपको पता ही है कि
भोजपुरी के एक महान व्यक्ति रहे। भिखारी ठाकुर क्या, भिखारी ठाकुर के 18 सितंबर 1887 को बिहार राज्य के सारण जिले के कुतुबपुर दियरा गांव में एक नाई परिवार में हुआ था। यहाँ पे ठाकुर ये नाई परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ये सिताब दियरा वहां पे है जहाँ पे यूपी और बिहार का एग्जैक्ट बॉर्डर लगता है। भिखारी ठाकुर बहुआगामी प्रतिभा के व्यक्ति थे, जो भोजपुरी के समर्थक, कलाकारी, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेश वाहक, लोकगीत और भजन के कीर्तक के अनन्य साधक थे। वे भोजपुरी गीतों और नाटकों की रचना एवं उनके सामाजिक कार्यों के लिए प्रसिद्धि थी। मतलब नाटकों के माध्यम से जो समाज में बुराई थी उसको वो शो करते थे। इस प्रकार की वे कवि, गीतकार, नाटककार, नाट्य निर्देशक, लोक संगीतकार और अभिनेता थे, इसलिए उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उनकी किताबें जैसे कि वाराणसी, हावड़ा और छपरा में प्रकाशित होती थी। बिहार सरकार प्रतिवर्ष भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए साहित्यकारों को भिखारी ठाकुर भोजपुर सम्मान प्रदान करती है। तो ये सारे के सारे अब हम देखते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म यहाँ पे देखिए 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले के फरबिसगंज के पास अरोही हिंसक नामक ग्राम में हुआ। वो उस समय वह गांव पूर्णिया जिले में आता था। जो पूर्णिया जिला है वहां पे आता था। हिंदी उपन्यास की दुनिया में आंच लिचिका के आंदोलन के रूप में आरंभ का श्रेय उन्हें आंचलिक उपन्यास मैला आचल की कई बार पूछ लेता है कि इनके द्वारा लिखा गया है, तो भी है। मैला आचल इनका प्रथम उपन्यास है जिन्हें उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी लेखन शैली वर्णनात्मक थी। उनके पात्र के प्रत्येक मनोवैज्ञानिक सोच का वितरण लुभाने तरीके किया गया था। उन्हें लगभग प्रत्येक कहानी में पात्रों को सोच, घटनाओं से प्रेरित करता है। एक आदिम रात्रि का महल एक सुंदर उदाहरण है। एक आदिम रात्रि की महक एक आदिम उदाहरण है। उसके बाद हम आते हैं विद्यापति। विद्यापति क्या है? मैथिली कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है। कवि में विद्यापति का जन्म 1380 में विष्टि ग्राम वर्तमान मधुबनी में हुआ था। विद्यापति को संस्कृत, उपबृंद, हटक एवं मैथिली आदि भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्होंने उन सभी भाषाओं में अनेक कृतियों की रचना की। श्रृंगार और शास्त्र में के महाकवि विद्यापति ने अनेक राजाओं के राज दरबार में सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया तथा मैथिली में उन्हें उत्कर्ष तक पहुंचाया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विद्यापति की प्रमुख रचनाएं संस्कृति में उचित, पुष्प परीक्षा, यहाँ पे शैल स्वर्णक्रम, ये सारे कृति लता, मैथिली में उचित, पदावती, रामकृष्ण का प्रेम, ये सारा का सारा दिखाया गया। उसके बाद राम पूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1853 को बिहार राज्य में भोजपुर जिले में हुआ था। वे हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। उसके बाद हम देखते हैं और उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी बालक आदि कई प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन किया। 1924 में लखनऊ में प्रेमचंद्र के साथ माधुरी का संपादन किया। 4 खंडों में उनकी समस्त रचनाएं शिव पूजन ग्रंथि के नाम से प्रकाशित हुई। 1939 राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्रधानाक्ष तथा 1950-59 में पटना में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के निर्देशक थे। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनेक योगदान के लिए 1960 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब अगले आते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1899 को बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित बेनीपुर नामक ग्राम में हुआ था। वे सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्षों तक जेल बिताया। ये देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी, उनका प्रसिद्ध गहन लेखन के क्षेत्र में था, जो एक माने जाने पत्रकार भी थे। उन्होंने पत्रकार जैसे युवा को 1929 में संपादक किया। उनके अलावा कई राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम में से रिलेटेड उन्होंने बहुत योगदान किया। जैसे माटी की मूरत, यवनी वृक्ष की प्रमुख माटी की मूरत, पतितियों के देश में, लाल तारा, चिता में फूल, कैदी की पत्नी। उसके बाद ये सारे के सारे गांव का देवता, नया समाज, विजेता, उनकी क्या थी? ये पत्रकारिताओं का मेघ निर्देशक यहाँ पे होता था, जाके देशभक्ति। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जानकी
वल्लभ शास्त्री, जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म यहाँ पे देख सकते हैं 15 जनवरी 1966 में बिहार के राज्य के गया जिले में से हुआ था। मैगना नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, बंगला आदि भाषाओं का ज्ञान था। कविता के क्षेत्र में उन्होंने कुछ समिति प्रयोग किए गए। वर्ष 1940 में दर्शन के कई छंद भंग काव्य कथाएं लिखी हुए गाथा नामक उनके ग्रंथ में संकलित। उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसे श्रेष्ठ महाकाव्य की रचना की, परंतु शास्त्री के सृजनात्मक प्रतिभा उनके सर्वोत्तम रूप में गीतों और गजलों में प्रकट है। उसके बाद उन्होंने कई पुरस्कार भी मिले, जैसे बिहार शासन, उत्तर प्रदेश शासन, चैम्बर ऑफ द अर्थ, ये सारे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, उसके बाद नागार्जुन, नागार्जुन भी आपने कई बार सुना होगा। नागार्जुन नागार्जुन जी असली नाम वेदनाथ मिश्र था, किंतु हिंदी साहित्य में उन्हें नागार्जुन तथा मैथिली यात्री उपन्यास में रचना है। उनका जन्म 30 जनवरी 1911 में बिहार राज्य के मधुबनी जिले में स्थित सतलता नामक ग्राम में हुआ था। सतलता नामक ग्राम में हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं, आरंभ में उनकी जीवन संघर्षमय रही, उसी कारण इनकी रचनाएं में मानवीय दुख, अभाव और संघर्ष की कहानी प्रतिबिंबित रही। नागार्जुन की पहली प्रकाशित रचना और एक मैथिली कविता थी। 1929 में लहरिसराय दरभंगा में प्रकाशित मिथिला नामक पत्रिका में छपी। उनकी पहली हिंदी रचना राम के प्रति नामक कविता थी, जो 1934 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी गई। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में मौलिक रचनाएं की तथा संस्कृति, मैथिली और बांग्ला में अनुवाद कार्य भी किए। इस प्रकार के अनेक भाषाओं का में ज्ञान और प्रगतिशील विचारधारा से साहित्यकार थे। उसके बाद देखते हैं अनुराग नारायण सिन्हा। अनुराग नारायण सिन्हा को जन्म 18 जून 1887 में बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में पोइवावा नामक ग्राम। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ चंपारण में उनका सत्याग्रह आंदोलन हो गया। 1917 में चंपारण में किसानों पर हो रहे शोषण के विरुद्ध गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन को आगे बढ़ाया। उन्होंने आधुनिक बिहार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका, इसलिए उन्हें बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। ये अनुग्रह नारायण सिंह चंपारण में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब हम देखते हैं 1922 में गया में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्वागतम समिति के अध्यक्ष बनाए गए। 1928 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। 1935 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य मनोनीत किए गए। 1946-1962 ईस्वी में उन्होंने श्री कृष्ण सिंह की सरकार में वृत्त, श्रम और कृषि आदि विभागों में दायित्व संभाला। जो कृष्ण यहाँ पे आपको दिखाया, श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के प्रथम क्या बने, मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद देखिए कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर भी आपको पता ही है कि काफी फेमस हस्ती है। ये कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 में बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले में स्थित औतिक्षा नामक ग्राम में हुआ है। जब वो कर्पूरी ठाकुर के नाम से जाने हुए भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिज्ञ थे। बिहार के राजनीति के चाणक्य और स्वतंत्रता संग्राम में अमर सेनानी जननायक कर्पूरी ठाकुर के सच्चे अर्थों में गरीबों के मसीहा थे। लोक नायक जयप्रकाश नारायण और समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उनके राजनीतिक गुरु थे। ये इनके राजनीतिक गुरु कौन कौन से थे? जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। उसके बाद भी 1952 में पहली बार विधायक बने और 1967 में वे मंत्रिमंडल के उप मुख्यमंत्री और वित्त और शिक्षा विभागों के मंत्री बनाए गए। वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। वे 22 दिसंबर 1970 से 71 और 24 जून से 77 से 79 के दौरान 2 बार मुख्यमंत्री पद पे भी इन्होंने संभाला, जो इमरजेंसी के टाइम था वहां पे बोले। उसके बाद देखिए कृष्ण बल्लभ सहाय बीके सहाय 31 दिसंबर 1998 को बिहार राज्य के पटना जिले में उसे शेखपुरा में उसका महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने में आए और CN पद ठुकराया। 1963
1967 तक में राज्य के मुख्यमंत्री बने भी रहे और ये मुख्यमंत्री भी थे बिहार राज्य के। उन्हें बिहार में भूमि सुधार के जनक माना जाए। उन्होंने क्योंकि उन्हें उन्हीं के प्रयास से भीम बिहार में भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ। भूमि सुधार अधिनियम किनके द्वारा लगाया? कृष्ण वल्लभ सहाय के द्वारा ही भूमि सुधार, क्योंकि कई लोगों के पास जमीन बहुत ज्यादा था, कई लोगों के पास रहने के लिए जमीन नहीं था। उसके बाद खुदा गब्स खां का जन्म 2 अगस्त 1842 बिहार राज्य के सिवान जिले में स्थित उखाई नामक गांव में हुआ। खुदा बख्श खां पटना के प्रसिद्ध लाइब्रेरी के स्थापक थे। उन्होंने पूर्व ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। आज भी राष्ट्रीय महत्व की संस्था मान ली, क्योंकि 1969 में ही संसद के एक अधिनियम द्वारा संथालय का नियंत्रण और भारत सरकार के अधीन था, जहां पर उर्दू, फारसी और अरबी की हजारों पांडुलिपियां उपलब्ध है। उसके बाद देखते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, आपको पता है कि इमरजेंसी के टाइम में जो इंदिरा गांधी के सरकार में बहुत इंपॉर्टेंट विरोध किया था। यहाँ पे देखिए जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवक और राजनेता थे। उन्होंने लोक नायक के नाम से भी जाना जाता। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार राज्य में सारण जिले में स्थित सीताब दियरा नामक गांव में हुआ था। पूर्व में मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे, परंतु बाद में समाजवादी की ओर उन्मुख हो गए। वे बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री। 1947 में छात्र आंदोलन के नेतृत्व स्वीकार करते हुए 1917 में इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का आंदोलन किया था। संपूर्ण क्रांति किनके द्वारा लाया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया गया। उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न की सम्मानित किया गया। इनकी जीवनी पर आधारित जयप्रकाश नामक पुस्तक राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा यहाँ पे प्रकाशित किया गया। अब अगले आते हैं दशरथ माझी। दशरथ माझी के बारे में भी आपने सुना होगा। दशरथ माझी का जन्म, जो दशरथ माझी का जन्म 1934 ईस्वी में बिहार राज्य के गया जिले में स्थित लौर नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने माउंटेन मैन के नाम से भी, उनका मुख्य कारण यह था कि उन्होंने केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर करीब 360 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची पहाड़ को काटकर एक सड़क बना दिया था। वो कहाँ पे बनाए थे? तो ये गया जिले के आसपास। 22 वर्ष के अथक परिश्रम के बाद उन्हें उनके द्वारा बनाई गई सड़क में अतरी और विजयगंज ब्लॉक की दूरी 55 किलोमीटर से 16 किलोमीटर कम हो गई। उसके बाद बिहार में एक महान विभूति ने अपने बुलंद हौसलों से घर, परिवार और राज्य, देश के पूरे भी रोशन किया। उन्होंने जीवनी पर आधारित एक फिल्म द माझी माउंटेन में 2015 में निर्देशक केतवा मेहता द्वारा बनाई गई, जिसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दशरथ माझी का रोल निभाया था। उसके बाद देखिए वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। यहाँ पे देखें इनसे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। वीर कुंवर सिंह 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे, जिनका जन्म 23 अप्रैल 1777 बिहार राज्य के भोजपुर जिले के जगदीशपुर नामक गांव में हुआ था। कई बार पूछ लेता था बाबू वीर सिंह कुंवर का जन्म कहाँ पे हुआ था? भोजपुर जिले के जगदीशपुर नामक गांव में हुआ था। बिहार के दानापुर छावनी के सैनिकों के साथ वीर कुंवर सिंह का पहले से ही संपर्क बना हुआ था, जहां वो सैनिकों के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और 1775 की उम्र में उन्होंने एक विद्रोह का सफल नेतृत्व किया, जो अंग्रेजों से को हराने में। उसका बिस्मिल्लाह खां भी आपने सुना ही होगा। उस्माद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1600 में बिहार राज्य के बक्सर जिले में डुमराव नामक गांव में हुआ था। उनका असली नाम मकरूद्दीन खान था। 1956 में उन्हें संधि नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। उसके बाद 1961 में पद्मश्री, 1668 ईस्वी पद्म विभूषण, 1980 में पद्म विभूषण, 2001 और भारत रत्न सम्मानित किया। 15 अगस्त 1940 को लाल किले से आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में सहनाई वादन के रूप में किया गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए वीपी मंडल आपको पता ही है, मंडल कमीशन। यहाँ पे देखिए विंदेश्वरी प्रसाद मंडल भारतीय संसद के सदस्य, बिहार के 7वें मुख्यमंत्री और द्वितीय पिछड़े आयोग के अध्यक्ष। जन्म 25 अगस्त 1918 बिहार राज्य के सहरसा जिले में हुआ। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई से 5 सदस्य नागरिक अधिकार आयोग का गठन किया गया।
उनकी अध्यक्ष बीपी मंडल को भी बनाया गया। 1 फरवरी 1968 से 22 मार्च 1968 को उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री का सौभाग्य मिला। उसके बाद देखिए श्री कृष्ण जो बिहार के प्रथम आपको यहाँ पे मुख्यमंत्री श्री कृष्ण का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को बिहार राज्य के नवादा जिले के नरहट प्रखंड में स्थित नवा नामक गांव में। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? नवादा जिले में। उनका प्रथम पैतृक गांव शेखपुरा और बड़ बीघा प्रखंड के था। उसके बाद हम आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ में आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में भी जाने जाते। उन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें सक्रिय रूप में भाग लिया तथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में चलाए गए और जा रहे थे। होम रूल आंदोलन में उन्होंने चढ़ बढ़ कर भाग लिया। 1919 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ मिलकर उन्होंने किसानों सभा का गठन किया। बिहार में स्वतंत्र शासन का शुभारंभ कर जुलाई 1937 में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ और श्री कृष्ण को बिहार का प्रधानमंत्री तत्कालीन समय में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात श्री कृष्ण बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने तथा अपने जीवन का अंतिम समय 31 जनवरी 1901 में बिहार के मुख्यमंत्री रहे अंतिम समय तक भी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिख गुरु जन्म संघ गुरु का जन्म कौन का हुआ था? तो आपको पता है गुरु गोविंद सिंह का। निम्नलिखित में किसका? राजेंद्र प्रसाद जीरादेई से। असोट शासन कब हुआ? तो आपको पता है 232 तक चला। ये सारे के सारे आपको पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, आप अटेम्प्ट कीजिए। और जैसे यहाँ पे देखिए 9 क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण किस वर्ष समाज सेवा हेतु मैक्सेस पुरस्कार मिला? तो 1965 में। राजकीय वल्लभ शास्त्री की रचनाओं में कौन सी रचना सम्मिलित नहीं है? तो आपको संगमिया नहीं। उसके बाद ये अशोक सम्राट जो अभी हमने देखा था, तो यहाँ पे 259 से 232 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में कौन सी विद्यापति की रचनाएं नहीं है? तो आपको पता है नहीं है, उर्वशी आपके उनकी रचना नहीं है। ये सारे के सारे अभी हमने पॉइंट को डिस्कस कर लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पर्सन थे। और कम से कम आपको एटलीस्ट पता चल गया कि कौन कौन से बिहार से रिलेटेड थे। तो आपको अगर ये नाम दिखेगा तो आपको थोड़ा सा उनके बारे में मैंने जानकारी दे दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।